नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एनपीएस स्कीम के अंतर्गत टायर 1 अकाउंट से कैसे अपने सीपीएफ 25% सीपीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फॉर्म है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको भरना है हमने। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है उसको फर्स्ट पे दिया हुआ है फॉर नोडल ऑफिस यूज़। ठीक है, तो ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, ये सेक्शन जो है वो आपको नहीं भरना है। ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन में। ठीक है, नीचे वाले इसमें प्लीज़ सिलेक्ट योर कैटेगरी। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपकी कार्रवाई शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो गवर्नमेंट सेक्शन है इस पर टिक कर देना है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्शन वाले कॉलम पे इस पर टिक कर देना है। ठीक है, और टिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। इसमें क्या करना है, आपको जो ये ब्लैंक जगह दी हुई है, यहाँ पे जो ये ब्लैंक जगह दी हुई है इस पर क्या करना है, आई के बाद IXYZ जो भी है अपना नाम भरेंगे। ठीक है, नाम भरने के बाद आपका फिर फर्दर क्या होगा, आप आ जाएंगे सेक्शन किसमें, सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है, सब्सक्राइबर पर्सनल डिटेल। ठीक है, सब्सक्राइबर की जो पर्सनल डिटेल है, जैसे कोई भी अकाउंट होल्डर है टायर 1 का, तो वो अपनी पर्सनल डिटेल इसमें भरेगा। पर्सनल डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, पर्सनल डिटेल में दिया हुआ, पहले दिया हुआ पैन कार्ड। तो आपको क्या करना है, इन जो कॉलम, ये जो कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पे क्या करना है, आपको पैन कार्ड नंबर भर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके सामने नेम ऑफ द आपका अपना नाम भर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड डिटेल में अपडेट है उसी को आपको भरना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है ईमेल आईडी आपको फिर यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो ये सब कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद हम क्या है, नीचे आएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पे अब परसेंटेज ऑफ पार्शियल विड्रॉल मतलब आंशिक विड्रॉल आप कितना करना चाहते हो। तो ये आप क्या है, जो भी व्यक्ति विशेष अपनी 3 साल की सेवा कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपना जो उसने टायर 1 अकाउंट में पैसा जमा किया है सेल्फ का, तो उसका 25% वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो वो सेवा के दौरान वो 3 बार, ये अभी जो रूल है, एज पर रूल है, तो वो सेवा के दौरान 3 बार ही निकाल सकता है। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं हम। पर्पज़ ऑफ विड्रॉल प्लीज़ टिक। ठीक है, क्या आपका उद्देश्य क्या है, जैसे कोई भी आप पैसा किस रीज़न से निकालना चाहते हैं, ये इसमें 5-7 पॉइंट दिए हुए हैं कि भी इन सब्जेक्ट के आधार पे, इन पॉइंट के आधार पे आप अपना 25% सीपीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट की है जो है अपने बच्चे की जो हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो हायर एजुकेशन के लिए आप 25% पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, जो आपके बच्चे की शादी, अगर बच्चे की शादी के लिए आप अपना पैसा निकाल सकते हैं 25%। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट कोई भी लेते हैं या उसमें कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तब भी आप इसमें क्या है 25% पैसा निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, इसमें क्या होता है कि जो आपको मोस्टली जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उसके हिसाब से आपको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आप अगर आपको या अपने जो आप पर आश्रित हैं उनको किसी रीज़न से कोई ये जो बीमारियों का विवरण दिया हुआ है, इसमें से कोई बीमारी है तो उसके आधार पर भी आप क्या है 25% पैसा निकाल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है विकलांगता से उत्पन्न चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए, अगर ऐसा
स्थिति पैदा होती है तो उस केस में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के लिए निकालते हैं, ठीक है, वो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें एंट्रेंस जो फ़ी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंडेटरी इफ़ एनी सब्सक्राइबर ऑप्ट फॉर विड्रॉल अंडर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, वो तभी निकाल सकता है कि भाई वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है या नहीं है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अवॉइन वेंचर और एनी स्टार्टअप, अगर वो कोई व्यक्ति विशेष कोई अपना वेंचर स्टेब्लिश करना चाहता है, कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, पॉइंट नंबर 7 के तहत निकाल सकता है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए खासकर नहीं है, क्योंकि टायर 1 में जो आते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं मोस्टली। ठीक है, और टायर 2 में जो अदर हो गए, जो कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो बिजनेस करता है तो वो टायर 2 अपना अकाउंट खोलता है। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे। अब पॉइंट नंबर क्या है, हम सी पे चलते हैं। पॉइंट नंबर सी में क्या है, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जो अब क्या है, आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में, इसमें क्या है, आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपकी बैंक डिटेल हैं वो एनपीएस के में जो दी गई हैं, एनपीएस अकाउंट में जो दी गई हैं वो सेम है। तो अगर सेम है तो यहाँ पे टिक करें, अगर नहीं है तो वो उसको यहाँ पे टिक कर दें राइट साइड में। बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पे जो राइट साइड में है इन कॉलम में अपना XYZ जो भी नंबर है वो भर देना है। बैंक नेम में क्या है, बैंक नेम में आपको SBI भर देना है। SBI है तो SBI भरोगे, या अदर है तो अदर भरोगे। ठीक है, अब टाइप क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, 2 टाइप होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट दे रखा है। सेविंग अकाउंट जो उनका होता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं, ठीक है, सैलरीड पर्सन होते हैं, उनका सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट जो बिजनेस जो करते हैं, जैसे आज कमाया, आज मतलब डे टू डे इन आउट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में है, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है 4%, इसमें करंट अकाउंट में नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाता है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बैंक नेम एंड एड्रेस। बैंक नेम आपका जो भी बैंक एड्रेस है, बैंक नेम है, वो आपको इसको भर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं IFSC कोड। IFSC कोड जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है वो आपको भर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन B पे, डिक्लेरेशन। इसमें डिक्लेरेशन ये देंगे आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो सही है। पॉइंट नंबर 1 में तो ये दिया होगा कि जो मैंने जानकारी भरी है वो ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 में जैसे मान लिया आई के बाद आप क्या करेंगे, अपना नाम भर देंगे, और विद प्रान कार्ड यहाँ पे क्या होगा, अपना प्रान कार्ड नंबर भर देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है यहाँ तक। फिर इसके बाद आ जाता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑब्लिक थंब इम्प्रेशन ऑफ द सब्सक्राइबर, या तो आप थंब इम्प्रेशन कर सकते हैं या सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल की जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो जाती है। बस साइन करें और अपना फॉर्म जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको भर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाता है कि जो DDO होता है, ठीक है, किसी भी कार्यालय में जो DDO होता है, फिर उसकी कार्रवाई शुरू होती है। DDO यहाँ पे क्या करता है, सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ द DDO। तो यहाँ पे क्या सिग्नेचर करके फिर अपने हायर अथॉरिटी को भेजता है। हायर अथॉरिटी कौन होगी, PA होगा या, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इस फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की कार्रवाई कहाँ तक है, सेक्शन B तक है। ठीक है, सेक्शन B में ये सिग्नेचर तक ही है, उसको आगे नहीं भरना है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में आपको पता ही है कि मोस्टली तो ये क्या है, जो डेट का फॉर्मेट है वो कैसे भरना है। ठीक है, और हम इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन वाले फॉर्म में डायरेक्ट किन पे जाएंगे, क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। अगर मान लिया हायर एजुकेशन के लिए निकाल रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर, ठीक है, ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो वो लगा देंगे, और विद फ़ी शेड्यूल कि भाई उसका फ़ी शेड्यूल क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या है, मैरिज करते हैं, अपने बच्चों की मैरिज करते हैं, तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन से ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 में है फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट। ठीक है, इसमें क्या है, आपको क्या करना, फोटोकॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बाद अदर भी ऑप्शन दे, जैसे अप्रूव प्लान एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, ये भी दिया गया है आपको ऑप्शन। इसके अलावा क्या ऑप्शन दिया गया है, लोन ऑफर लेटर फ्रॉम ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, और इसके अलावा क्या ऑप्शन दिया हुआ है
कि ए बैंक एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। बैंक से एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेके बैंक वाला आपको दे देगा कि भाई ये इतना 25% अपना अकाउंट से निकालना चाहता है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप दे दोगे मैं अपना टायर 1 अकाउंट से इतना पैसा निकालना चाहता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं अब। इसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 4 में जैसे ऊपर जो 7 पॉइंट दिए हैं उसी के आधार पे जो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे कि जैसे पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि जैसे मान लिया आपकी बीमारी से रिलेटेड था वो, तो उसमें क्या है जो सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर आपको लेके आना है। अब पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं कि विकलांगता के कारण जो है चिकित्सा या अदर जो एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है, आप 25% निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, ठीक है, फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्जन, ठीक है, और डॉक्टर से, ठीक है। स्टेटिंग द नेचर एंड उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसका नेचर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड आल्सो सर्टिफाइंग द सब्सक्राइबर नीड नॉट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब इसके बाद स्किल डेवलपमेंट में फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए निकालते हैं तो इसमें एडमिशन सेंक्शन लेटर, ठीक है, फॉर फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये इस टाइप के जो 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या है, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवन वेंचर, मतलब अपनी दुकान खोलना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 भी मोस्टली स्किल डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 और ये उनके लिए होता है टायर 1, मोस्टली टायर 2 अकाउंट होल्डर के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात करूँ कि अलग अलग कार्यालयों के द्वारा अपने हिसाब से मैनेज किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट क्या मांगते हैं, तो आप उनके आधार पे भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, या जो फॉर्म में दिया हुआ है उसके आधार पे भी जो फॉर्म में डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या डॉक्यूमेंट मांगता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो समझाई गई जानकारी है या बताया गई इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।